ठंड में गरीब बहू को मिला अंडरग्राउंड ससुराल। दिसंबर की सुबह कोहरा इतना घना है जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। एक टूटे फूटे कच्चे मकान के आंगन में नैना बैठी है। तभी उसकी माँ विमला घर के अंदर से एक पुरानी ऊनी शॉल लेकर आती है और नैना को उड़ा देती है। ले लाडो, इसे कसकर लपेट ले, आज तो हवा हड्डियों में घुस रही है। अब तो तू कुछ ही दिन की मेहमान है हमारे घर की, फिर यहाँ से चली जाएगी। माँ बहुत ठंड है, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं ससुराल वाले कैसे होंगे, उनका घर कैसा होगा। तो चिंता मत कर बेटी, मैंने बिचौलिए से पक्का पता किया है, लड़का हीरा है और उनका घर तो बहुत गहराई में बना है। वहाँ न हवा लगती है न ठंड, सुना है वहाँ तो बिना रजाई के भी गर्मी लगती है। गहराई में? इसका मतलब उनका घर जरूर किसी खूबसूरत घाटी में होगा, पहाड़ों के नीचे, जहाँ ठंडी हवाएं नहीं पहुँचती। तब तो माँ वो जगह बहुत सुंदर होगी, मैं वहाँ खूब पेड़ पौधे लगाऊंगी। हाँ हाँ, जो करना हो करना, हाँ बस याद रखना वो गरीब जरूर है पर दिल के साफ है, कभी उनकी गरीबी का मजाक मत उड़ाना। अरे माँ, आप क्यों चिंता करती हैं? आपने ये बातें मुझे रटाई नहीं, बल्कि ये संस्कार मेरी रगों में उतार दिए। मैंने गांठ बांध लिया है कि ससुराल में बड़ों का आदर करना है, हर काम को सेवा समझकर करना है और कभी किसी काम के लिए मना नहीं करना है। और मजाक उड़ाना तो दूर, मैं तो वहाँ सबको इतना प्यार दूंगी कि वो अपनी सगी बेटी को भी भूल जाएंगे। आप देख लेना, आपकी नैना वहाँ सबकी लाडली बनकर रहेगी। माँ हूँ ना, इसीलिए बार बार समझाती हूँ, बेटी तो माँ की परछाई होती है। कल को अगर तुझसे अनजाने में भी कोई चूक हुई तो दुनिया तुझे नहीं, मेरी परवरिश को ताना मारेगी। और एक माँ सब कुछ सह सकती है पर अपनी परवरिश पर उंगली उठते नहीं देख सकती। ये सुनकर नैना रोने लगती है। विमला उसे चुप कराती है। अरे रो मत पगली, और वैसे मेरा दिल जानता है कि तू हीरा है, जहाँ जाएगी अपनी चमक ही बिखेरेगी। बस मेरी एक बात हमेशा अपने पल्लू से बांध कर रखना, जीवन में चाहे कैसा भी तूफान आए, तू कभी कमजोर मत पड़ना। हालात कैसे भी हो, तू हारना मत मेरी बच्ची, कभी हारना मत, तेरा हौसला ही मेरी जीत है। समय बीतता है और नैना की शादी हो जाती है। नैना शादी के जोड़े में अपने पति रवि के साथ जंगल की तरफ जा रही है। सूरज डूब रहा है और कोहरा छाता जा रहा है। रवि जी प्लीज रुकिए, हम कहाँ जा रहे हैं? माँ ने कहा था आपका घर गहराई में है, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, जंगल और जानवर हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या हम रास्ता भटक गए हैं? नहीं नैना, हम भटके नहीं हैं, हम शॉर्टकट से जा रहे हैं। और मैंने कहा था ना, हम गाँव वालों से थोड़ा अलग रहते हैं, बस पहुँचने ही वाले हैं, हिम्मत रखो। और हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, ये आदमी मुझे कहाँ ले जा रहा है? कहीं ये कोई डाकू तो नहीं, या मुझे जंगल में मारकर फेंकने लाया है? माँ तुमने तो कहा था परिवार सीधा साधा है, लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। चलते चलते रवि और नैना जंगल के बीचों बीच एक विशाल सूखे और डरावने बरगद के पेड़ के पास रुकते हैं। उस पेड़ की जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई हैं। रवि नैना का हाथ छोड़ता है और पेड़ की जड़ों के बीच जमा सूखे हुए पत्तों के एक बड़े से ढेर को हाथों से हटाने लगता है। नैना हैरान रह जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। पत्ते हटते ही नीचे लकड़ी का एक पुराना दरवाजा दिखाई देता है। लो नैना, आ गया मेरा घर। ये क्या है? रवि जी आप होश में तो हैं? ये घर है या कब्र? ये तो जमीन के अंदर है। मुझे घर जाना है, मुझे नहीं जाना इसके अंदर। नैना भागने ही वाली होती है कि तभी उस काले गड्ढे के अंदर से एक रोशनी ऊपर की तरफ आती है। सीढ़ियों से शांति देवी, रवि की माँ, ऊपर आती है। बहू आ गई तू, कब से हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। अब जल्दी से चल अंदर, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। देख नहीं रही कितनी ठंडी हवा चल रही है। माँ जी आप इसके अंदर? हाँ बहू, अब नीचे चल, नहीं तो तू पहले दिन ही बीमार हो जाएगी। अरे चलो नैना, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, अब यही हमारी दुनिया है। नैना घबराते हुए नीचे जाती है, उसके साथ रवि भी जाता है और फिर शांति देवी भी। नीचे का नजारा और भी हैरान कर देने वाला था। दीवारों से पेड़ की मोटी मोटी जड़ें निकल रही थी। सामने ही पूरा परिवार खड़ा था। नैना ये सब देखकर बहुत डर गई थी। ले बहू, हो गया तेरा गृह प्रवेश। यही है हमारा आशियाना, यही है हमारा अंडरग्राउंड घर, हम यहीं रहते हैं। माँ जी यहाँ तो हवा भी नहीं आ रही, मेरा दम घुट रहा है। ये जड़ें, ऐसा लग रहा है ये मुझे जकड़ लेंगी।
देख रही है पिंकी, आते ही नखरे शुरू। अरे ओ महारानी, ये बुर्ज खलीफा नहीं है, अंडरग्राउंड घर है। यहाँ हवा ऐसे ही आती है, आदत डाल ले वरना दम तो घुटेगा ही। चुप कर मोहिनी, बेचारी नई है, डर गई होगी। हाँ हाँ, तुम तो बस देवरानी की ही साइड लो, हम तो जैसे अमरीश पुरी हैं इस घर के। रवि जी प्लीज मुझे ऊपर ले चलिए, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी कब्र में आ गई हूँ। खबरदार, जो कब्र शब्द बोला, ये घर है हमारा, तुझे यही रहना है, चाहे हंस के रहे या रोके। पिंकी, इसे इसका कोना दिखा दे जहाँ ये रहेगी। रात का समय है, घर में सब सो चुके हैं, बस नैना ही जाग रही है। उसे नींद नहीं आ रही है, तभी उसके ऊपर कुछ मिट्टी गिरती है और वो चिल्ला पड़ती है। रवि जी उठिए, छत गिर रही है, हम मर जाएंगे, हम दब जाएंगे, जल्दी उठिए, ये छत गिरने वाली है। क्या हुआ नैना, चिल्ला क्यों रही हो? सुनिए, ऊपर से मिट्टी गिर रही है, लगता है अब ये छत भी गिरने वाली है, हम यहीं दब कर मर जाएंगे। मुझे यहाँ नहीं मरना रवि जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नैना मेरी तरफ देखो, ये जंगल है, ऊपर शायद कोई जंगली जानवर चल रहा होगा, इसलिए थोड़ी बहुत मिट्टी झड़ गई है। और वैसे भी ये छत नहीं गिर सकती, हमने इसे मजबूती से बनाया है, हम यहाँ सुरक्षित हैं, तुम घबराओ मत। पर अगर बारिश हुई और मिट्टी धंस गई तो हम तो जिंदा दफन हो जाएंगे ना। अरे मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। यह कहकर रवि सो जाता है। हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि ससुराल में अच्छे से रहूंगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। घर देखो कैसा है। भगवान अब तू ही मुझे बचा, मुझे तो डर लग रहा है। सुबह हो चुकी है, नैना अभी तक सो रही है। तभी मोहिनी और पिंकी उसके पास आती है। मोहिनी के हाथ में एक खाली बाल्टी है। उठ जाओ कुंभकर्ण की छोटी बहन, ये तेरा मायका नहीं है जहाँ तेरी माँ तेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आएगी। यहाँ सब कुछ खुद लाना पड़ता है। अब जल्दी उठ और पानी लेकर आ, घर में पानी नहीं है। मोहिनी की आवाज सुनकर नैना उठ जाती है। भाभी अभी तो अंधेरा है और बाहर बहुत ठंड होगी। अरे भाभी, यहाँ तो 24 घंटे अंधेरा रहता है, यहाँ सूरज की रोशनी नहीं आती। अब जल्दी से उठो और पानी लेकर आओ। कहाँ से लाना है पानी? ऊपर पास में ही एक नदी है, वहाँ से लाना है, अब जल्दी जा। नैना बेमन से शॉल लपेटकर बाल्टी उठाती है और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है। जैसे वो बाहर निकलती है, वो ठंड से कांप उठती है। बाहर बर्फीली हवा चल रही है। नैना कांपते हुए नदी के पास जाती है। जैसे ही वो पानी में हाथ डालती है, उसका हाथ सुन्न हो जाता है। हाय माँ, ये पानी तो बहुत ही ठंडा है, इसमें तो मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। नैना बड़ी मुश्किल से बाल्टी में पानी भरती है और फिर वापस लौटती है। नीचे मोहिनी और पिंकी पास में आग जलाकर हाथ ताप रहे हैं और नैना को देख देख कर हंस रही है, क्योंकि वो ठंड से कांप रही थी। देख पिंकी, तेरी नई भाभी कैसे नागिन डांस कर रही है ठंड में। अरे पानी जल्दी जल्दी ला, बस एक बाल्टी थोड़ी लाना है, और भी पानी लाना है। और सुन, इसके बाद मेरे और माँ जी के कपड़े भी धोने हैं इसी ठंडे पानी से, और घर के जूठे बर्तन भी बाकी हैं अभी धुलने के लिए। ये सब तुझे ही करना है। रोना नहीं नैना, माँ ने रोना नहीं सिखाया, तू हर काम कर सकती है। दोपहर का समय है। रवि, महेश और रामप्रसाद जी मजदूरी करने के लिए चले गए हैं। कई दिनों से उनकी मजदूरी नहीं मिली थी, इसलिए घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। सुनो बहुओं, डिब्बे खाली हैं, अगर आज खाना खाना है तो नदी जाओ और मछलियाँ पकड़ के लाओ, आज उसको ही पकाकर खाना पड़ेगा। और हाँ, साथ में लकड़ियाँ भी लाना, लकड़ियाँ भी खत्म हो गई हैं। जी माँ जी, मैं तो अभी ले आती हूँ, मुझे तो इस काम में महारत हासिल हो गई है। चलो शहर की मैडम, देखते हैं तू क्या तीर मारती है। तीनों नदी किनारे पहुंचती हैं। मोहिनी और पिंकी तो माहिर हैं, वो झट से जाल फेंकती हैं और छोटी छोटी मछलियां पकड़ लेती हैं। नैना डरते डरते पानी में उतरती है, उसका पैर फिसलता है और वो पानी में गिर जाती है। वाह वाह, मछली पकड़ने गई थी या खुद मछली बनने पिंकी? देख रही है, इससे ना हो पाएगा, आज तो ये भूखी ही सोएगी। नैना पानी से बाहर निकलती है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, माँ जी ने कहा है घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। नैना ठंडे पानी में खड़ी होकर ध्यान से देखती है। एक बड़ी मछली उसके पास से गुजरती है। नैना तेजी से हाथ मारती है और अगले ही पल उसके हाथों में एक बहुत बड़ी मछली थी। भाभी, ये तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी तो भैया भी नहीं पकड़ पाते। देख लीजिए जेठानी जी, शहर की हूँ पर कमजोर नहीं। चलिए, अब लकड़ियाँ भी काटनी है ना। बड़ा तीर मार लिया, तुक्का लग गया होगा। चल अब ज्यादा हवा में मत उड़। माँ जी, पता नहीं लकड़ियाँ जल ही नहीं रही, लगता है लकड़ियाँ गीली हैं।
गीली नहीं है माँ जी, इसने जानबूझकर गीली की है। ये चाहती है कि आपका दम घुट जाए और इस घर की चाबी इसके हाथ में आ जाए। ये बहू नहीं, काल है, काल। अच्छा, तो ये साजिश है, तू मुझे मारकर राज करना चाहती? निकल जा मेरी नजरों के सामने से। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, तू आज भूखी सोएगी, यही तेरी सजा है। माँ शांत हो जाओ, हो सकता है लकड़ी बाहर ओस में भीग गई हो। तू चुप कर, जोरू के गुलाम। अगर इसने एक भी निवाला खाया तो मेरा मरा मुंह देखेगा। घर में नमक और तेल खत्म हो गया है। मर्दों के पास समय नहीं था, इसलिए नैना, मोहिनी और पिंकी को बाजार जाना पड़ा। जंगल का रास्ता पथरीला और उबड़ खाबड़ है। बाजार यहाँ से बहुत दूर है। पैदल चलते चलते उनकी हालत खराब हो गई है। वो तीनों एक पेड़ के नीचे रुक जाती हैं और वहीं रुककर बातें करने लगती हैं। हाय दैया, मेरी तो कमर ही टेढ़ी हो गई। ये बाजार है या पाताल लोक का दूसरा दरवाजा? कसम से मेरे पैरों में इतने छाले पड़ गए हैं कि अब मैं कैटरीना नहीं, लंगड़ी घोड़ी लग रही हूँ। सही कह रही हो भाभी, मुझे तो प्यास भी लगी और डर भी लग रहा है। अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो हम तो भाग भी नहीं पाएंगे। बस थोड़ी दूर और है, अगर हम रुक गए तो शाम हो जाएगी और अंधेरे में लौटना मुश्किल होगा। सोचिए, घर में सब भूखे होंगे। चलिए, हिम्मत कीजिए। तू तो मदर इंडिया है, तुझे क्या थकान होगी। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे अंबानी की बेटी बनाना, ताकि सब्जी लेने हेलीकॉप्टर से जाऊं। इस जंगल की जिंदगी ने तो बुढ़ापा ला दिया है जवानी में। तीनों फिर से चलना शुरू कर देती हैं और बाजार की तरफ बढ़ जाती हैं। नैना ने नोट किया कि उसके ससुर जी को जमीन पर बैठने से घुटनों में तकलीफ होती है। उसे एक आइडिया आता है। बाबूजी को रोज जमीन पर बैठते उठते देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है जमीन पर बैठने से उनको बहुत परेशानी होती है, पर घर में एक ढंग की कुर्सी तक नहीं है। फर्नीचर तो बहुत दूर की बात है, पर रोने से क्या होगा। मेरे पास दिमाग है और जंगल में वो मजबूत बांस और लकड़ियां भी हैं। हाँ, मैं खुद अपने हाथों से बाबूजी के लिए फर्नीचर बनाऊंगी। माना ये काम मेहनत का है, थोड़ा कठिन भी है, पर मैं कर लूंगी। नैना, तू हार नहीं मान सकती, तुझे ये करना ही होगा। जंगल से मजबूत बांस और लकड़ियां जमा करती है। रात को जब सब सो जाते हैं, नैना चुपचाप उठती है और दिए की रोशनी में वो लकड़ियों को छीलती है। उन्हें रस्सियों से बांधती है और घास भरकर गद्दे भी बनाती है। सुबह होती है, घर वाले जागते हैं। सभी घर वाले हैरान रह जाते हैं क्योंकि घर के बीच में एक सुंदर सा बांस का सोफा और एक टेबल रखी थी। अरे भाई, ये क्या चमत्कार है। हम जंगल में हैं या किसी फर्नीचर शोरूम में? ये किसने किया? बाबूजी, ये नैना ने किया है। रात भर जागकर बना रही थी, मैंने उसे देखा था। वाह बहू, तू तो साक्षात विश्वकर्मा निकली। आहा, क्या आराम है। बरसों बाद कमर सीधी करके बैठा हूं। जीती रहो बेटी। देख रही है, बड़ा मक्खन लगा रही है बुढ़े को। 4 लकड़ियां क्या जोड़ दी, महारानी बन गई। ये सोफा कम और चिड़िया का घोंसला ज्यादा लग रहा है। सही कहा भाभी, छोटी भाभी तो अब अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाना चाह रही हैं। अंडरग्राउंड होने की वजह से घर में हमेशा गीली मिट्टी और सीलन की अजीब सी बदबू रहती थी, जिससे घर वालों को थोड़ी परेशानी होती थी। उफ, घर की इस सीलन और अजीब सी बदबू से सबका जीना मुहाल हो गया है। सासू माँ और बाबूजी कुछ कहते नहीं है, पर उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखती है। लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठने से तो काम नहीं चलेगा। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, ये सही रहेगा। चल नैना, कमर कस ले, अब जंगल जाना ही होगा। एक बार वो चीजें मिल जाएं, फिर देखना कुछ ही दिनों में ये घर की बदबू से नहीं, खुशबू से महकेगा। नैना जंगल से रात की रानी और जंगली चमेली की एक बेल जड़ समेत उखाड़ लाती है। वो उसे घर में लगाती है। कुछ ही दिनों बाद बेल बड़ी होकर दीवार पर चढ़ जाती है और उसमें फूल खिल जाते हैं और फूलों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और घर महक उठता है। अरे वाह, आज घर में ये इत्र किसने छिड़का है? ओहो, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। हाँ, वो सीलन की बदबू तो गायब ही हो गई। माँ जी, वो मैंने फूलों की बेल लगाई थी। मान गई बहू, तूने तो इस जगह को जन्नत बना दिया। अब यहाँ सांस लेने में घबराहट नहीं, सुकून मिलता है। बाहर जंगल में भयानक बर्फीला तूफान आया है, लेकिन जमीन के नीचे माहौल एकदम अलग है। घर के बीच में अलाव जल रहा है। नैना ने दिन भर मेहनत करके जंगल से शकरकंद जमा किए थे, जो अब आग में भुन रहे हैं। पूरा परिवार आग के चारों तरफ गोला बनाकर बैठे हैं और हाथ ताप रहे हैं। लीजिए माँ जी, फूंक फूंक कर खाइएगा, बहुत गर्म है। तो भी खा ले बहू, दिन भर जंगल में भटकती रही थी इसके लिए। हुई माँ, मैं जल गई, पर है बड़ा मीठा। कसम से बाहर वो अमीर लोग ठंड में ठिठुर रहे होंगे और हम यहाँ मजे से पिकनिक मना रहे हैं। माँ ने सही कहा था, ये घर गहराई में है, यहाँ ठंड नहीं लगती। बाहर मौत नाच रही है, पर हम यहाँ सुरक्षित हैं। शायद ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है।
दोपहर का समय है। मोहिनी, पिंकी और नैना लकड़ियां बीनने जंगल जा रही हैं। मोहिनी और पिंकी आगे आगे चल रही है, जबकि नैना पीछे लकड़ी का गट्ठर सिर पर रखे आ रही है। हाय दैया, इस जंगल ने तो मेरे पैरों की पेडिक्योर की वाट लगा दी। देख रही है मेरे कोमल पैर कैसे पत्थर जैसे हो गए। अगर मेरी शादी शहर में हुई होती ना तो मैं आज जिम में होती, यहाँ लकड़ियाँ नहीं बीन रही होती। सही कह रही हो भाभी, हमारी किस्मत ही फूटी है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक भयानक आवाज आती है। तीनों के कदम रुक जाते हैं। सामने झाड़ियां हिलती हैं और एक विशाल जंगली भालू निकलकर खड़ा हो जाता है। मोहिनी और पिंकी उसे देखकर डर जाती हैं। भालू बचाओ, कोई तो बचाओ। भालू उनकी चीख सुनकर और भड़क जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। मम्मी, भालू, पिंकी भागिए, हमें कच्चा चबा जाएगा। भाभी, पिंकी भागना मत, अगर भागे तो वो नहीं छोड़ेगा, वहीं खड़े रहो। भालू उनके एकदम करीब आ चुका था। जमीन पर लेट जाओ जल्दी और अपनी सांस रोक लो, बिल्कुल हिलना मत। क्या तो हमें मरवाना चाहते हैं? सांस रोक लेंगे तो वैसे ही मर जाएंगे। जेठानी जी प्लीज भरोसा रखिए, भालू मरी हुए शिकार को नहीं खा सकता, लेट जाइए। तीनों तुरंत जमीन पर पेट के बल लेट जाते हैं। नैना अपनी सांस रोक लेती है। मोहिनी और पिंकी भी आंखें बंद करके सांस रोक लेती हैं। भालू उनके पास आता है और उनको सूंघता है। उसे लगता है ये लाशें हैं। वो गुर्राता है और फिर जंगल की तरफ चला जाता है। चला गया, उठ जाइए। मोहिनी और पिंकी हड़बड़ाकर उठती हैं। मोहिनी नैना को देखती है और फिर फूट फूट कर रोने लगती है। मेरी जान बच गई नैना, आज अगर तू नहीं होती तो वो भालू मेरा नाश्ता बना लेता। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैंने तुझे कितना सताया और तूने आज सावित्री बनकर यमराज से मेरी जान बचा ली। सॉरी भाभी, आप सच में बहुत होशियार हो, मैंने भी आपको बहुत परेशान किया था। अरे बस बस, अब रोना बंद कीजिए। हम परिवार हैं, एक दूसरे को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। अगली सुबह माहौल पूरी तरह बदल चुका है। नैना आदत के अनुसार बाल्टी उठाकर ऊपर बाहर जाने लगती है। तभी मोहिनी दौड़कर आती है और उसके हाथ से बाल्टी छीन लेती है। अरे ओ देवरानी जी, कहाँ चली? ला बाल्टी मुझे दे, तेरे हाथ बहुत कोमल है, कहीं छाले पड़ गए तो। मैं ले आती हूँ पानी, मेरा तो रोज का काम है, तू यहीं रह। पर भाभी, परवर कुछ नहीं, तू बैठ और आराम कर। दोपहर का समय है। पिंकी नैना के बालों में तेल लगा रही है। भाभी, आपके बाल कितने अच्छे हैं, एकदम रेशम जैसे। वैसे भाभी, कल जब भालू आया था तो मोहिनी भाभी की शक्ल देखी थी, ऐसा लग रहा था जैसे बिना मेकअप के भूत देख लिया हो। तभी वहां पर मोहिनी आती है। अच्छा जी, और तू तो ऐसे कांप रही थी जैसे वाइब्रेटर मोड पर फोन हो। वैसे नैना, सासू माँ को मत बताना, वरना वो कहेंगी भालू को भी घर ले आती, घर की रखवाली करता। रात का समय है। पूरा परिवार जमीन पर बैठकर खाना खा रहा है। नैना ने आज बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। बाबूजी, वो मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। पूछ बेटिया, इस घर में तुझे अब इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बाबूजी, हम सब अच्छे हैं, मेहनती हैं, फिर हम ऐसे जमीन के नीचे मिट्टी के अंडरग्राउंड घर में क्यों रहते हैं? क्या हमारे पास कभी अपना पक्का घर नहीं था? हम दुनिया से छुपकर क्यों जी रहे हैं? बेटिया, हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। हमारा भी गांव में एक पक्का मकान था, सब ठीक चल रहा था। फिर बड़े बेटे की शादी तय हुई। मैंने गांव के बड़े साहूकार से कर्जा लिया, सोचा था फसल अच्छी होगी तो चुका दूंगा, लेकिन किस्मत ने पलटी मार ली। मेरी तबीयत खराब हो गई और सारी जमा पूंजी इलाज में लग गई, और ऊपर से उस साल सूखा पड़ गया। साहूकार ने हमारा घर खेत सब छीन लिया। उसने पूरे गांव के सामने हमारी बहुत बेइज्जती की। उसने कहा, निकल जाओ यहाँ से वरना जिंदा गाड़ दूंगा। हम सड़क पर आ गए। कड़ाके की ठंड थी, हमारे पास सर छुपाने को एक छत नहीं थी। कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। मुसीबत के समय अपने भी पराये हो गए थे। गांव में साहूकार मारने को दौड़ता था। हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम जान बचाने के लिए इस जंगल में आ गए। हमने सोचा कि वहां तो हमें कोई परेशान नहीं करेगा। ठंड से बचने के लिए हमने पागलों की तरह ये गड्ढा खोदा और यही हमारा घर बन गया। कम से कम यहाँ कोई हमसे छत नहीं छीन सकता। हमने दुनिया से मुंह छुपा लिया ताकि कोई हमारी बेबसी का तमाशा न बनाए। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बुरा भला सोचा था इस घर के बारे में। सच कहूँ तो मुझे ये घर पसंद नहीं आया था जब मैं आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे समझ आ चुका है कि ये घर औरों के घरों से कई गुना अच्छा है। बस बेटा, यही हमारी हकीकत है। हकीकत बदलेगी माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना,
ये घर अब मजबूरी का घर नहीं रहेगा। हम इतनी मेहनत करेंगे कि एक दिन उसी गांव में उसी साहूकार के सामने अपना महल खड़ा करेंगे, पर इस अंडरग्राउंड घर को भी जन्नत बना देंगे। ये मेरा वादा है। कुछ दिन बाद घर के उस कोने में जहां बहुत कम सफाई होती थी, वहां नैना सफाई कर रही थी। तभी वहां उसे कूड़े के बीच कुछ सफेद सफेद चीजें उगती हुई दिखाई देती हैं। अरे ये क्या चीज है? अंधेरे में भी कैसे चमक रही है? बिल्कुल छोटी छोटी छतरियों जैसी लग रही है। हाय दैया, नैना पीछे हट जा, तुरंत पीछे हट जा। मुझे तो ये नागिन के अंडे लग रहे हैं। नहीं नहीं, ये पक्का कोई एलियन का बच्चा है जो जमीन फाड़ कर निकला है। हे भगवान, गरीबी क्या कम थी जो अब घर में है। ये बलाएं भी उगने लगी। छूना मत इसे वरना करंट लग जाएगा। बहू हट जा वहाँ से, तेरी जेठानी सही कह रही है। ये जंगल की कोई जहरीली चीज हो सकती है। अगर इसका जहर हवा में घुल गया तो हम सब मारे जाएंगे। किसी डंडे से इसे उखाड़ और दूर फेंक दे। नैना डरने की बजाय निडर होकर आगे बढ़ती है। वो झुक करके एक सफेद छतरी को तोड़ती है और उसे गौर से देखती है। माँ जी, भाभी डरिए मत, ये कोई जहर नहीं, ये तो साक्षात अमृत है। अमृत, आप जिसे शैतान की छतरी समझ रहे हैं, असल में ये मशरूम है। मशरूम? क्या बकवास कर रही है नैना? वो जो बारिश में सड़े हुए कूड़े और गोबर पर उगता है, वो कुकुरमुत्ता? अरे उसे तो जानवर भी नहीं खाते, हम क्या खाएंगे? नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं। ये वो जंगली कुकुरमुत्ता नहीं है, ये मशरूम है। बहुत कीमती होता है ये। शहर के बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलों में अमीर लोग इसे हजारों रुपए देकर बड़े चाव से खाते हैं। इसे सब्जियों का मांस कहते हैं। हमारी इस अंडरग्राउंड घर की नमी और गर्मी ने तो कमाल कर दिया। इसने बिना मेहनत के ही हमारे लिए खजाना उगा दिया है। हजारों रुपए? सच में? लेकिन इसका हम करेंगे क्या नैना? व्यापार करेंगे रवि बाबू। अब हम गरीबी का रोना नहीं रोएंगे। हम इस पूरे कमरे में इसे उगाएंगे और आप लोग शहर जाकर इसे बेचेंगे। जिसे हम सीलन और गंदगी समझ रहे थे, वही अब हमें लखपति बनाएगा। देखिएगा माँ जी, ये नन्ही सी सफेद छतरी बहुत जल्द हमारी किस्मत की छतरी खोल देगी। हमारे बुरे दिन अब खत्म। नैना का आइडिया काम कर गया है। अब घर का नजारा बदल चुका है। शांति देवी, मोहिनी और पिंकी सब मिलकर और मशरूम उगाने की कोशिश कर रही हैं। देख रही है पिंकी, अब हम बड़े लोग बन गए हैं। देख, मशरूम उगा रहे हैं। मैंने तो सोच लिया है जब हमारे पास पैसे आएंगे तो सबसे पहले मैं तो बहुत सारा मेकअप खरीदूंगी। देख नहीं रही मेरा चेहरा कितना बदसूरत हो गया है। भाभी, तुम तो वैसे ही कोहिनूर हो, बस थोड़ी धूल जमी है, मेकअप की जरूरत नहीं है। भाभी, जब पैसे आएंगे ना तो ब्यूटी पार्लर भी खुलवा देंगे आपके लिए। बस अभी हाथ चलाओ। उधर रवि और महेश टोकरियों में ताजे मशरूम भरकर शहर जाने के लिए तैयार है। जाओ मेरे शेरों, घबराना मत, ईमानदारी से व्यापार करना। धीरे धीरे उनका मशरूम शहर के 5 स्टार होटल्स और अमीर घरों में मशहूर हो गया है। मांग इतनी बढ़ गई है कि पूरा अंडरग्राउंड घर अब सफेद मशरूमों से भरा पड़ा है। रवि और महेश, जो पहले पैदल जाते थे, आज एक सेकंड हैंड लोडिंग टेम्पो खरीद कर लाए हैं। ओहो, अब तो हमारी अपनी गाड़ी आ गई है। ये देवर जी, अगली बार मंडी जाओगे तो मुझे भी ले चलना। मैं खिड़की से हाथ बाहर निकाल के टाटा करूंगी ताकि जंगल के जानवर भी जल भुन जाएं। बिल्कुल भाभी, आप तो हमारी लकी चार्म हो। आप बैठोगी तो गाड़ी और तेज चलेगी। ये सब इस लक्ष्मी नैना के कारण हुआ है। इसने हमारे अंधेरे घर को रोशन कर दिया। आज हमने सारा कर्जा भी चुका दिया है। अब कोई साहूकार हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये हम सबकी मेहनत है बाबूजी, मैंने बस रास्ता दिखाया। चले तो आप सब हैं, और हाँ, आगे भी हमें ऐसे ही मेहनत करना है और अपनी किस्मत को बदलना है। कुछ समय बीत जाता है। जंगल के बाहर गांव में अब एक आलीशान हवेली बनी थी। यह हवेली उसी परिवार की थी जो कुछ समय पहले जमीन के नीचे अंडरग्राउंड घर में रहता था। लेकिन अब उनका समय बदल चुका था। अब उनका छोटा सा व्यापार बहुत बड़ा बन चुका था। पूरा परिवार हॉल में बैठा था। हेलो मिस्टर मेहता जी। जी हाँ, गाड़ी निकल चुकी है। इस बार हमने प्रीमियम मशरूम भेजा है। और सुनिए, क्वालिटी की चिंता मत कीजिएगा। हमारा माल है सोना, समझिए सोना। बाबूजी, ये हमारी सबसे बड़ी डील थी जो पक्की हो गई है। वाह, मान गए। कभी सोचा नहीं था कि जिस जंगल में छुपकर जान बचाई थी, आज वही जंगल हमें राजा बना देगा। अरे ओ रामू, मेरा ऑरेंज जूस कहाँ रह गया? देख रही है पिंकी, मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। इसे कहते हैं अमीरी का ग्लो। जब मैं उस अंडरग्राउंड वाले घर में थी तो कोयला लगती थी, और अब इस एसी की हवा में हीरा बन गई हूँ। हीरा। भाभी, हीरा तो ठीक है, पर अपनी ये टूटी फूटी इंग्लिश तो सुधार लो। कल वेटर से सूप की जगह सोप मांग रही थी, वो तो इज्जत बच गई कि मैंने संभाल लिया। अरे तो क्या हुआ, बड़े लोगों की छोटी मोटी गलतियां माफ होती हैं। ये सब हंसी खुशी, ये ठाट बाट,
सब इस नैना की वजह से है। अगर उस दिन इसने वो सफेद छतरी ना ढूंढी होती और हमें हिम्मत ना दी होती तो आज भी हम उसी अंधेरे में कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे होते। सही कहा माँ, नैना ने तो मिट्टी को भी सोना बना दिया। नहीं भैया, ये हम सबकी मेहनत है। और हाँ, हम उस अंडरग्राउंड घर को कैसे भूल सकते हैं। आज भी हमारे सबसे महंगे और अच्छे मशरूम उसी पुराने घर में उगते हैं। वो घर हमारी फैक्ट्री भी है और हमारा मंदिर भी।